दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने भारत सरकार के खिलाफ केस कर दिया है। जी हाँ, ट्विटर यानी कि जिसको अब एक्स के नाम से जाना जाता है, एक्स कॉरपोरेशन ने भारत सरकार के खिलाफ केस किया है। ये केस मुख्य तौर पर आईटी एक्ट 2000 के नियमों के गलत इस्तेमाल को लेकर के है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे खबर के बारे में कि खबर हमारी क्या है। खबर के बाद याचिका जो दायर की गई है, उस याचिका में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर सरकार की तरफ से जो सहयोग पोर्टल की शुरुआत की गई है, उस सहयोग पोर्टल को लेकर भी विवाद हो रहा है कि सहयोग पोर्टल की भी आलोचना की गई है। तो सहयोग पोर्टल क्या है, उस पर भी बात करेंगे। फिर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है, उसका महत्व क्या है और अधिनियम किस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको भी समझेंगे। फिर अंत में अधिनियम की कमियां क्या है, उन पर बात करेंगे और एक सवाल भी आपके लिए होगा, जिस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे नियम एवं कानून के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। तो करते हैं इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले यहाँ पर एक बार खबर को देख लेते हैं। तो खबर क्या है हमारी? खबर हमारी यही है कि एक्स कॉरपोरेशन, जिसको आप पहले ट्विटर इनकॉर्पोरेशन के नाम से भी जानते थे, ट्विटर नाम की कंपनी थी, उस कंपनी का नाम चेंज करके बाद में एक्स कॉरपोरेशन कर दिया गया था। तो एक्स कॉरपोरेशन ने केंद्र और राज्यों द्वारा सामग्री को ब्लॉक करने के लिए जो आदेश जारी किया जाता है, उस आदेश की प्रक्रिया पर कर्नाटक हाईकोर्ट में जो है याचिका दायर की गई। उस पूरी आदेश की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। अब यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि ये जो चुनौती यहाँ पर एक्स कॉरपोरेशन द्वारा दी गई है, वो चुनौती ब्लॉक करने के आदेश को नहीं दी गई है, बल्कि आदेश किस तरीके से दिया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को दी गई है। इसी लिहाज से जो पूरी खबर है इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा कंपनी ने केंद्र सरकार के नए सहयोग पोर्टल को सेंसरशिप पोर्टल का जो है बताया है, सेंसरशिप पोर्टल के तौर पर उसकी आलोचना की है। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि आगे से ये जो आपका सहयोग पोर्टल है, वो पोर्टल क्या है और पोर्टल पे क्या कुछ खास बातें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एक्स का तर्क है कि ब्लॉकिंग आदेश केवल आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A का इस्तेमाल करते हुए जारी किया जा सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा था। लेकिन जो कंपनी है, उस कंपनी का कहना है कि सरकार जो है वो सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी का इस्तेमाल कर रही है, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लमैटिक समस्या है। क्योंकि यहां पर जो कानून कहता है, कानून ये कहता है कि सरकार आदेश जारी कर सकती है सेक्शन 69A का उपयोग करके, लेकिन सरकार इसका उपयोग नहीं कर रही है, बल्कि सरकार उपयोग कर रही है सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी का, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है। तो एक तो ये हमने खबर देखी कि खबर आपके सामने क्या है। अब इस पर और डिटेल से बात करते हैं कि जो याचिका यहाँ पर एक्स कॉरपोरेशन ने जारी की है या जो दायर की गई है, वो याचिका क्या बताती है और उस याचिका में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेंगे। लेकिन उस पर आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जो है एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए, सूचना को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो साथी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि उनको फाउंडेशन को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, एक बेहतर मार्गदर्शन की जरूरत है, तो उन साथियों के लिए हमारा नोएडा वाला जो कैंपस है, नोएडा की जो क्लासेस हैं, वहां पर आपको नए बैचेस देखने को मिलेंगे। तो हिंदी माध्यम के भी बैच हैं, अंग्रेजी माध्यम के भी बैच हैं। हिंदी माध्यम का अगला बैच आपको मिलेगा 26 मार्च को और अंग्रेजी माध्यम का अगला बैच आपको मिलेगा 8 अप्रैल को। तो 26 मार्च को हिंदी माध्यम का बैच शुरू होगा और जो आपका 8 अप्रैल है, ये 8 अप्रैल को शुरू होगा अंग्रेजी माध्यम का बैच। तो अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अंग्रेजी से तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों में जो है आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। नंबर पर आप संपर्क कीजिए, नंबर आप नोट करके रखिए 8750187501। इस नंबर पर आपको और डिटेल से जानकारी इस पूरे विषय के बारे में मिल जाएगी। चलिए यहाँ से बढ़ा जाए, आगे बातचीत की जाए। सबसे पहले जो याचिका एक्स की तरफ से जारी की गई है, दायर की गई है, उस याचिका के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले जो मेन चीज थी वो हमने देख ही ली है कि याचिका में ये कहा गया है कि जो सरकार है वो ब्लॉकिंग का आदेश सेक्शन 69A का इस्तेमाल करते हुए जो है दे सकती है। लेकिन सरकार किसका इस्तेमाल कर रही है? सरकार इस्तेमाल कर रही है सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी का। तो इसी को लेकर के सबसे बड़ा विवाद आपको देखने को मिल रहा है। अब ये पूरा हमने देख लिया कि विवाद किस बात को लेकर के है, कि सरकार जो है वो सेक्शन 79 3 क्लॉज बी का सब क्लॉज बी का गलत इस्तेमाल कर रही है, दुरुपयोग कर रही है।
अब इस पूरे मामले को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सेक्शन 69A क्या है और सरकार सेक्शन 69A का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है, और सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। इसको एक बार हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 69A की। सेक्शन 69A जो है ये बेसिकली भारत सरकार को अधिकार देता है कि सरकार भारत की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, सोवरेनिटी को बनाए रखने के लिए, भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारत में सार्वजनिक व्यवस्था के हित में जो है किसी भी ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने का आदेश जो है दे सकती है। यानी कि सरकार को अगर लगता है कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है आपके, उस पर कोई ऐसा कंटेंट मौजूद है जो कंटेंट देश की संप्रभुता की जो है संप्रभुता का हनन कर सकता है, जो कंटेंट देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है, जो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हो सकता है, उस कंटेंट को हटाने का आदेश दिया जा सकता है। तो ये अधिकार जो है वो भारत सरकार को दिया गया है। लेकिन समस्या क्या है यहाँ पर? समस्या ये है, ये जो नियम है, ये नियम एक उचित प्रक्रिया बताता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अलग अलग डिसीजंस में एक प्रक्रिया जो है वो निर्धारित की है, एक पूरा प्रोसेस बताया है, कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो अगर सरकार जो है किसी कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए सेक्शन 69A का इस्तेमाल करती है, तो सरकार को इस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा, सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो करना पड़ेगा, और सरकार जो है अपने लिहाज से उस आदेश को जारी नहीं कर पाएगी। ये सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार अगर सेक्शन 69A का इस्तेमाल करती है तो एक उचित प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ विवाद था, इस विवाद की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में ऑनलाइन माध्यम से किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए केवल और केवल सेक्शन 69A का इस्तेमाल ही किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था कि इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो अब अगर सरकार इसका इस्तेमाल करती है तो सरकार को एक गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार जो है वो सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी का इस्तेमाल करती है, तो सेक्शन 79 का इस्तेमाल करते हुए सरकार को ऐसे किसी भी रूल को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। अब इसको भी समझ लेते हैं कि सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी क्या है। उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि सेक्शन 79 क्या है। सेक्शन 79 की अगर आप बात करें तो सेक्शन 79 जो है वो जो तमाम सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, उनको तीसरे पक्ष के कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट प्रदान करता है। इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पर छूट प्रदान करने का मतलब क्या है। मान लीजिए एक आपका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म ए, इस एग्जाम्पल पर हमने पहले भी बात की थी। एक आपका प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म ए और एक आपका प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म ए। इस पर एक व्यक्ति है, आपका एक यूजर है यूजर बी, और एक यूजर है आपका यूजर सी। अब ये जो यूजर बी है ये आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इसके खिलाफ कोई गलत धारणा पेश करता है या इसको गाली गलौज करता है या कोई और अपशब्द लिखता है। तो अब ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति डिफेमेशन का केस कर सकता है, ये व्यक्ति जो है ये डिफेमेशन का केस यहाँ पर बन सकता है। लेकिन अब अगर आप सेक्शन 79 के तहत कवर हैं तो कवर होने का मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति इसके खिलाफ तो केस कर सकता है पर आपके खिलाफ केस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपको सेक्शन 79 के तहत जो है थर्ड पार्टी कंटेंट से छूट प्रदान की गई है, थर्ड पार्टी कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट प्रदान की गई है। तो ये छूट आपको मिली हुई है। लेकिन अब यहां पर सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि अगर आप इस दायरे से बाहर हो जाते हैं, अगर आप इस छूट से बाहर हो जाते हैं तो फिर आप ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति आपके खिलाफ भी केस कर सकता है, आपके प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी केस कर सकता है। अब इसको थोड़ा सा और एग्जांपल से समझते हैं। ये तो हमने सेक्शन 79 समझ लिया। अब सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी क्या है उस पर बात करते हैं। तो मान लीजिए आप इसमें एक बार कहा क्या गया है उसको हम देख लेते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी ये कहता है कि अगर सरकार किसी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको यह आदेश देती है कि आप किसी कंटेंट को हटाइए, और हटाने के आदेश के बावजूद भी वो जो प्लेटफॉर्म है वो उस कंटेंट को नहीं हटाता है, तो उस प्लेटफॉर्म की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट दी गई है उस छूट को समाप्त किया जा सकता है। तो ये अधिकार जो है सरकार को दिया गया है। अब क्या कहा गया है इसको वापस से हम अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये जो सेक्शन 79 है ये आपको छूट देता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इसने कुछ भी लिखा है, इसके खिलाफ तो केस हो सकता है लेकिन आपके खिलाफ केस नहीं हो सकता क्योंकि आप सेक्शन 79 के तहत कवर हैं। अब मान लीजिए कल को सरकार जो है, यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपको आदेश जारी करती है, गवर्नमेंट आपको कोई कंटेंट जो है हटाने का आदेश देती है लेकिन आप उस कंटेंट को नहीं हटाते हैं, आप अपने प्लेटफॉर्म से उस कंटेंट को नहीं हटाते हैं।
तो ऐसे में सरकार ने सेक्शन 79 के तहत आपको जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार को सरकार समाप्त कर सकती है। और एक बार अगर सेक्शन 79 का अधिकार जो आपको प्राप्त है वो समाप्त हो जाता है तो फिर ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति न केवल इसके खिलाफ केस कर सकता है बल्कि आपके खिलाफ भी केस कर सकता है और आपके ऊपर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। तो अगर आपको सेक्शन 79 ए के तहत जो छूट है वो प्राप्त नहीं होती है या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्राप्त नहीं होती है तो फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी केस चलाया जा सकता है। यही चीज जो है सरकार इस्तेमाल करती है और इसी चीज का डर दिखाते हुए लोगों को कंटेंट को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया जाता है। इसी चीज का विरोध जो है वो ट्विटर इनकॉर्पोरेशन द्वारा या आप कह सकते हैं एक्स इनकॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है कि सरकार जो है वो इसका गलत इस्तेमाल कर रही है, गलत तरीके से सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है। अगर कंटेंट को ब्लॉक भी करना है तो आप सेक्शन 69 ए का इस्तेमाल करिए, ऐसा ट्विटर का कहना है या एक्स कॉर्पोरेशन का कहना है। ये तर्क है कि सरकार इस प्रबंध का उपयोग ब्लॉकिंग आदेश के रूप में कर रही है जो कि पूरी तरीके से इलीगल है, पूरी तरीके से अवैध है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहे जिन पॉइंट्स के बारे में हमने चर्चा की, कुछ पॉइंट्स को हमने समझा। अब यहाँ पर बढ़ा जाए आगे और सहयोग पोर्टल को लेकर भी विवाद है, एक बार उसको भी समझ लिया जाए। तो जो मेन विवाद है सेक्शन 69 ए और सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी को लेकर के, उसको तो हमने समझ लिया है। अब एक छोटा सा और विवाद है, इस पूरी याचिका में जो है सहयोग पोर्टल को लेकर भी बात की गई है, उस पर भी हम देख लेते हैं। तो अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था जिस आदेश में कहा था कि अब से भारत के जितने भी मंत्रालय हैं, राज्य सरकार जो है या पुलिस विभाग जो है उसको ये अधिकार प्राप्त होगा कि वो सेक्शन 79 का इस्तेमाल करते हुए और स्पेसिफिकली सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी का इस्तेमाल करते हुए किसी भी व्यक्ति को या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कोई भी कंटेंट ब्लॉक करने का आदेश जारी कर सकते थे। और इसको अमली जामा पहनाने के लिए, इसको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए सरकार की तरफ से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था। इसी प्लेटफॉर्म का नाम है सहयोग पोर्टल। तो ये जो सहयोग पोर्टल है, ये पोर्टल मुख्य तौर पर ऑटोमेटिक रूप से इंटरमीडिएट्स को नोटिस भेजने का काम करता है और उनसे तुरंत कार्यवाही की मांग करता है। और इसी पोर्टल को ट्विटर के माध्यम से या एक्स ने इस पोर्टल को सेंसरशिप पोर्टल बताया है और उनका कहना है कि ये पोर्टल का जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो मशीन है या जो आपका ऐप है, जो एप्लीकेशन है, वो केवल ऑटोमेटिक तरीके से किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी जो कंपनी है उसको आदेश जारी कर रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है क्योंकि कंटेंट की जांच यहाँ पर नहीं की जा रही। कोई ह्यूमन जो है वो कोई अधिकारी जो है वो जांच नहीं कर रहा है, बल्कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो डायरेक्ट आदेश जारी कर रहा है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका ट्विटर की तरफ से बताया गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है 2000 वाला अधिनियम, आईटी एक्ट 2000, इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस अगर आप देख लें कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सबसे पहले इसमें डिजिटल लेन देन को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है जिसके माध्यम से भारत में ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इस तरह के जो फ्रेमवर्क हैं वो और ज्यादा मजबूत हुए हैं। तो इनको हमने बेसिकली आप कह सकते हैं विनियमित किया है इस पूरे कानून के माध्यम से। इसके अलावा इस कानून के माध्यम से साइबर अपराध पर भी नियंत्रण स्थापित किया गया है। इसमें हमने हैकिंग, डेटा चोरी और साइबर मामलों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की है। ई गवर्नेंस को इससे बढ़ावा मिला है। हमारी जो सरकारी सेवाएं हैं उन सरकारी सेवाओं को डिजिटलाइज किया गया है इस पूरे एक्ट के माध्यम से। नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है। आईटी आधारित समाधानों को कानूनी समर्थन यहाँ पर प्राप्त होता है कि एक कानूनी फ्रेमवर्क जो है वो बनाया गया है यहाँ पर सरकार की तरफ से, ताकि भारत में जो पूरा एक इकोसिस्टम है, जो आईटी इकोसिस्टम है, उसको और ज्यादा मजबूत किया जा सके। फिर डिजिटल सुरक्षा का एक ढांचा भी जो है वो इस कानून के तहत मौजूद है, जहां पर व्यक्तिगत और कॉपीराइटेड डेटा की सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जाती है, यानी कि आपका जो पर्सनल डेटा है और आपका जो कॉपीराइटेड डेटा है उसकी सुरक्षा भी इस कानून के माध्यम से भारत में की जाती है। तो ये कुछ फायदे हो जाते हैं इस पूरे कानून के। महत्व की हमने बात की। अब अंत में कमियां क्या है कानून में, एक बार उसकी बात कर लेते हैं। तो मेंस के एग्जाम के लिहाज से ये पूरा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। कमियों की अगर आप बात करें तो साइबर अपराध की अस्पष्टता यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो हैकिंग और इस तरह के जो तमाम मेथड हैं उनके प्रोविजन तो शामिल हैं, लेकिन उनको कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये कई बार जो है आपका गलत इस्तेमाल भी होता है इसका, तो इसको कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन करने की जरूरत है। इसके अलावा गोपनीयता पर बहुत सीमित ध्यान दिया गया है। पर्सनल डेटा को लेकर के प्रोविजन तो मौजूद हैं, लेकिन वो प्रोविजन इतने बड़े लेवल पर नहीं है कि वो किसी व्यक्ति के जो पर्सनल डेटा है उसकी सुरक्षा कर सकें। तो गोपनीयता पर यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। फिर प्रवर्तन जो है आपका, एनफोर्समेंट जो है कानून का, वो बहुत मजबूत नहीं है। बहुत आसान बहुत कमजोर प्रवर्तन आपको देखने को मिलेगा।
तकनीकी संसाधनों की कमी आपको देखने को मिलेगी निगरानी को लेकर के। तो एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है। फिर तकनीक में बदलाव के साथ अप्रासंगिक हो गया है। आप देखते हैं इस कानून को भारत में साल 2000 में लाया गया था और साल 2000 से साल 2025 के बीच में 25 साल का समय बीत चुका है और इस 25 साल के समय में दुनिया भर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के क्रांति आपको देखने को मिली है। एआई आ चुका है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, मशीन लर्निंग आ चुकी है, डीप लर्निंग आ चुकी है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन हमारा कानून नहीं बदला है। तो ऐसे में जरूरत है कि हम इन नए प्रोविजंस को भी अपने कानून में शामिल करें। इसके अलावा अगर आप देखें, जैसे हमने अब यहाँ पे बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्रिप्टो करेंसी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये जो नए क्षेत्र हैं, ये नए क्षेत्र इस कानून में अभी तक कवर नहीं किए गए हैं। फिर नई साइबर अपराध की जो प्रक्रिया है उसको अनदेखा किया गया है। जैसे साइबर बुलिंग हो गया, पिछले कुछ समय में साइबर बुलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने को मिला है। रिवेंज पॉर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने को मिला है। डीप फेक आपको देखने को मिला है। ये जो तमाम नए मेथड हैं, इन नए मेथड को इस एक्ट में कवर नहीं किया गया है। तो अब जरूरत है कि हम अपने एक्ट में बदलाव करें और उस बदलाव को नई तकनीकों के लिहाज से ढाला जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने कानून के बारे में देखे। अब इसी नोट के साथ हमारी जो करंट अफेयर का सेगमेंट है वो होता है समाप्त और अंत में आपके लिए एक सवाल मौजूद है। सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि सरकार द्वारा स्थापित सहयोग पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी स्वचालित रूप से इंटरमीडियरी को नोटिस, ऑप्शन सी किसानों के लिए कृषि जानकारी प्रदान करना और ऑप्शन डी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऑनलाइन परामर्श। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।